करता है, धातु को इलेक्ट्रॉन देता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन अच्छे कब ले सकती है, जब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब धातु के पास इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा कमी होगी उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन करेगी लिगेंड के साथ। लिगेंड से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगी और लिगेंड से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगी, मतलब जितना जल्दी लेगी बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि संकुलन प्रवृत्ति के लिए धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। लिखना, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होनी चाहिए। धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट आंसर लिखना, संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक, संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। सुनना भाई, ये पहले बता रखा है, मैं फिर से सुन लो। ये आपकी एक मेटल होती है, फिर फोटो को बना लेना। आप इस फोटो को पहले बना लेना, कैसे भी कर लेना। इस मेटल के पास ये और मेटल होते हैं, ये आपका लिगेंड होता है। ठीक है, ये क्या है, देखो समझना, ये आपका मेटल है और ये लिगेंड है। आपको अच्छे से पता है कि जो लिगेंड होता है वो धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और इसको क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। अगर धातु, ये धातु क्या है, असंकृत डी कक्षक हैं, भरे हुए असंकृत डी कक्षक, किसके, किसके, धातु के। ये क्या है, संकृत रिक्त कक्षक। ये क्या है, लिगेंड के रिक्त कक्षक। अब ये पाई एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, ठीक है भाई, और वैकेंट पी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, पहला वो इंटरेक्शन हमेशा ध्यान रखना सिग्मा ही होता है। पहला इंटरेक्शन हमेशा लिगेंड की तरफ से ही होता है। जैसे पहला लड़के की तरफ से होता है ना, वैसे ही पहला इंटरेक्शन किसकी तरफ से होता है, हमेशा लिगेंड की तरफ से ही होता है। पहला इंटरेक्शन किसकी तरफ से होता है, लिगेंड। हमेशा जिंदगी में याद रखना, पहला इंटरेक्शन हमेशा किसकी तरफ से होगा, लिगेंड की तरफ से। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, मेटल को, और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब क्या हो, लिगेंड थोड़ा चालाक हो, लिगेंड क्या हो, चालाक हो, और वो धातु को देने को तो दे दे, अब कह देगा नहीं भाई तेरे पास जो है उसको मैं वापस ले लूँगा, तो ज़बरदस्ती खींच लेगा। अगर लिगेंड के पास खाली जगह है ना, खाली कक्षक उपस्थित हैं, तो वो धातु के असंकृत डी कक्षकों से अपने इलेक्ट्रॉन वापस से निकाल लेता है। तो ये क्या करेगा, आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन को वापस से ले लेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग, समझ गए क्या। और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। लिगेंड धातु, लिगेंड ने धातु को दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। अगर धातु वापस लिगेंड को दे देती है तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, दो बॉन्ड बन जाएंगे ना, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, मतलब धातु वापस दे रही है, हमेशा लिगेंड देते हैं, लेकिन अगर धातु वापस दे देती है तो बैक बॉन्डिंग, पीछे से बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। इसकी नेचर होती है सिनर्जिक टाइप की, सिनर्जिक टाइप की होती है, मतलब छाछ करते हैं ना अपन ऐसे, एक बार इधर गया, एक बार इधर, इधर गया, इधर इधर, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक इंटरेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। ये बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब इस फोटो के बारे में अपन लिखेंगे, तो आप चाहो तो इस फोटो को पहले बना सकते हो, चाहो तो इस फोटो को आप बाद में बना सकते हो। इसको देखो ऐसे भी बना सकते हैं बाद में, है ना।
नहीं वैसे सही नहीं दिखेगा, आप तो ऐसे ही बना लेना, वो सिग्मा पाई वो सही नहीं दिखेगा, आपको कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें, है ना। चाहो तो ऐसे बना सकते हो फिर आप, ऐसे, ये पाई इंटरेक्शन, ये सिग्मा इंटरेक्शन, ऐसे दिखा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप ये वाला ठीक रहेगा। अब इसके बारे में लिख लो, लिखो संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। ये धातु का खाली कक्षक था संकरित, लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक के साथ क्या किया, अतिव्यापन किया, ये अतिव्यापनित हो रहा है और क्या बना लिया, सिग्मा बंध बना लिया। ठीक है, आगे लिखना, तथा धातु के पूर्ण पूरित डी कक्षक, तथा धातु के पूर्ण पूरित डी कक्षक लिगेंड के रिक्त पाई स्टार, धातु के पूर्ण पूरित डी कक्षक लिगेंड के रिक्त पाई स्टार अणुकक्षक के साथ अतिव्यापन करके, लिगेंड के रिक्त पाई स्टार अणुकक्षक, पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बोलते हो, अणुकक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करते हैं। लिगेंड के रिक्त पाई स्टार अणुकक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पश्च आबंधन कहते हैं, इस प्रक्रिया को पश्च आबंधन, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसीलिए संक्रमण धातुओं में उच्च संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए संक्रमण धातुओं में उच्च संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, चलो ये बना लेना फोटो, ये जो भी लिखा है सब कुछ लिख लेना आप, है ना। अब अगला पॉइंट लिखो, त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुओं का त्रिविम रसायन, संक्रमण धातुओं का त्रिविम रसायन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है संक्रमण धातुओं के त्रिविम रसायन, संक्रमण धातुओं का त्रिविम रसायन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। वही इस संकुल कौन कौन से बनाते हैं, समय संख्या 4 वाले संकुल बनाते हैं, 6 वाले बनाते हैं। जो 6 वाले बनाते हैं उनकी ज्यामिति अष्टफल की होती है, जो 4 वाले बनाते हैं उनकी कुछ की ज्यामिति प्रबल लिगेंड के साथ जो संकुल बनते हैं उनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है, जो दुर्बल के साथ बनाते हैं उनकी ज्यामिति चतुष्फल की होती है। वही पढ़ना है अपने को, 2-4 एग्जाम्पल अपन पढ़ लेंगे उसके, है ना। लिखो, संक्रमण धातुएं लिगेंड के साथ, संक्रमण धातुएं लिगेंड के साथ चतुष्फल किए, संक्रमण धातुएं लिगेंड के साथ चतुष्फल किए, कोमा वर्ग समतलीय, संक्रमण धातुएं लिगेंड के साथ चतुष्फल किए, कोमा वर्ग समतलीय एवं अष्टफल किए, चतुष्फल किए, कोमा वर्ग समतलीय एवं अष्टफल किए एवं गणीय, अष्टफल किए एवं गणीय, कोमा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सभी प्रकार के संकुल बनाती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखना, श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, सुनना एक बार, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही थी, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो रहा था। लिखना, श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है श्रेणी के मध्य के पश्चात, है ना। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है तथा श्रेणी के मध्य तक आकार में लगातार कमी होती रहती है, श्रेणी के मध्य तक आकार में लगातार कमी होती रहती है, जिससे
श्रेणी के प्रारंभ से मध्य तक, जिससे श्रेणी के प्रारंभ से मध्य तक, सुनना, बात को यहीं रोक देना, पहले सुन लो। क्या हो रहा है, आकार में तो कमी हो रही है, और क्या हो रहा है, डी कक्षकों, डी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ रही है, तो क्या संकुलन प्रवृत्ति बढ़ जाएगी क्या? अरे जो श्रेणी के मध्य तक के जो तत्व है ना, वहाँ पे संकुलन प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि आकार में कमी हो जाती है, आकार में कमी हो जाती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इनकी बॉन्डिंग, संकुलन प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए तो मैंने कहा था ना, कोबाल्ट तक के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक बनाते हैं, आगे 4 वाले। तो लिखना इसी चीज को, आपने लिखा जिससे श्रेणी के प्रारंभ से मध्य तक रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता, प्रारंभ से मध्य तक रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता एवं आकार में कमी होने के कारण, इनके उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक स्थायी रहते हैं, इनके उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक स्थायी रहते हैं। इसीलिए श्रेणी के मध्य तक के यौगिक अष्टफल के संकुल बनाते हैं। इसीलिए श्रेणी के मध्य तक के यौगिक अष्टफल के संकुल बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक बनाते हैं। दोबारा से बना लेना इसको, है ना, और यहाँ से यहाँ तक, इससे आगे वाले मतलब निकिल से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है भाई, ओके गुड। आगे लिखना, नेक्स्ट वन लिखना, श्रेणी के अंत में डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण, श्रेणी के अंत में डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण ये अपेक्षाकृत निम्न में समन्वय संख्या वाले यौगिक संकुल बनाते हैं। श्रेणी के अंत में डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण ये अपेक्षाकृत निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, 4 वाले ही बना रहे हैं। श्रेणी के अंत में डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण ये अपेक्षाकृत निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, कॉपर +1, Zn+2 आदि समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलक के संकुल बनाते हैं। आदि समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलक के संकुल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगला पॉइंट, जिन धातु आयनों के पास D8 विन्यास होता है, जिन धातु आयनों के पास D8 विन्यास होता है वे वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। वे क्या करते हैं, वर्ग समतलीय संकुल, स्क्वायर प्लेनर संकुल बनाते हैं। ठीक है भाई, 1-2 एग्जाम्पल करके बताऊंगा, है ना, एग्जाम्पल्स करके बता दूंगा। क्या बनाते हैं, जिन धातु आयनों के पास D8 विन्यास होता है वे वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। पॉइंट नंबर अगला, 3D श्रेणी की धातुएं प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, आपको पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 3D श्रेणी की धातुएं प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में निम्न प्रचक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अथवा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल बनाती है। संक्रमण धातुएं प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, मतलब 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, 4D 5D में तो लिगेंड का रोल ही नहीं है, वो तो अपने आप में हमेशा इनर ऑर्बिटल ही बनाते हैं, है ना। तो 3D श्रेणी की धातुएं प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न प्रचक्रण संकुल बनाती है, जबकि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
जबकि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च प्रचक्रण संकुल बनाती है। ठीक है, एक बार लिख लो पॉइंट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अगला पॉइंट लिखना, लेंथेनर संकुचन के कारण 5D श्रेणी की धातुओं के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE का मान बहुत अपेक्षाकृत अधिक होता है। 5D श्रेणी की धातुओं के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए ये प्रबल एवं दुर्बल दोनों लिगेंडों की उपस्थिति में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न प्रचक्रण संकुल ही बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए PT व PD प्लेटिनम व पैलेडियम दुर्बल लिगेंडों के साथ भी वर्ग समतुल्य संकुल ही बनाते हैं। इसीलिए PT व PD दुर्बल लिगेंडों के साथ भी क्या बनाते हैं, वर्ग समतुल्य संकुल ही बनाते हैं। ठीक है भाई, फिर कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ोगे, अगर सारा यहीं पढ़ लोगे तो आप फिर भी सुन लेना, मैं 3D श्रेणी की बात कर रहा हूँ, है ना। कॉन्क्लूजन बता रहा हूँ, कॉन्क्लूजन 3D श्रेणी, अगर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लेस देन इक्वल टू +3 हो, या तो +3 हो या इससे कम हो, तो ये क्या करेंगे, तो प्रबल लिगेंड के साथ तो क्या करेंगे, प्रबल लिगेंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसको आप क्या कहते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बनाते हैं, एवं दुर्बल लिगेंड के साथ क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जिनको आप क्या कहते हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, एक्सेप्शन है इसका एक, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट +3 के साथ, ध्यान रखना भाई, कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया, पानी, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्सोलेटो आदि लिगेंड प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना भाई, प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, यह अपवाद है। व्यवहार करते हैं। और देखो, अगर ऑक्सीकरण अवस्था ग्रेटर देन +3 हो तो लिगेंड चाहे कोई भी हो, चाहे दुर्बल हो या प्रबल, ऑलवेज
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं, लो स्पिन या फिर आप कह सकते हो इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। ध्यान रखना भाई, अगर 3D श्रेणी की धातु है तो उसकी ऑक्सीजन अवस्था +3 से ज़्यादा है तो लिगेंड कोई हो, लिगेंड कोई भी हो, क्या बनते हैं? हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। अगर धातु अगर धातु 4D या 5D श्रेणी की है तो कोई भी लिगेंड हो तो लिगेंड चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, दुर्बल हो या प्रबल हो, ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। ठीक है भाई, ये कॉन्क्लूजन आप याद रखोगे, इतना याद रख लोगे आप। अब मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल्स करके बता देता हूँ 2-4, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आराम से इसको वीडियो को पॉज करो और उसको उतार लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो लास्ट वाले स्टेटमेंट के ऊपर ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले क्या करते हैं, लास्ट वाले स्टेटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, NaCl4 एंड PtCl4 2-, ठीक है, एंड NiCN4 2-। ध्यान रखना, Cn प्रबल लिगेंड होता है, Cl प्रबल लिगेंड होता है, सॉरी Cn क्या होता है, Cn- प्रबल लिगेंड होता है और Cl- क्या होता है, दुर्बल लिगेंड होता है ना। तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं, यहाँ पे निकल के ऑक्सीजन अवस्था क्या है +2, तो विन्यास क्या आएगा 3D8 4s0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s ये 3D, ये 4s ये 4p। लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि Cl- या फिर Cl एक दुर्बल लिगेंड है, धातु की ऑक्सीजन अवस्था भी तो कितनी है +2 ही है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो संकरण क्या बन जाएगा आपका, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ये 3D 4s 4p। लिगेंड का काम है 2 इलेक्ट्रॉन धातु को देना, किसमें, खाली कक्षकों में। ये 4 Cl जुड़ गए, बोलो संकरण क्या बनाया, sp3 बनाया। और sp3 संकरण की जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है, बना दो। NiCl Cl 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 2-, ठीक है, ये बन गया आपका चतुष्फल के संकुल। चतुष्फल की संकुल। दूसरा एक बार आप PtCl ये ले लो, NiCN4, तो यहाँ भी जो निकल है वो +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो विन्यास क्या आएगा 3D8 4s0, 3D 4s
4p, क्योंकि CN एक प्रबल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाया, दो पहले से पड़े थे, दो फिर से पड़े थे, दो फिर से पड़े थे, दो और पड़ गए, ये इकट्ठा के इसमें आ गया है ना, तो ये खाली हो गया 3d 4s 4p। लिगेंड कितने हैं? 4, तो एक तो इनको यहाँ मिल गया खाली, 2 3 4, ये चिपका दो भाई, इनको साथ आप चिपका दो। क्या बन जाएगा? संकरण बोलो क्या बना? संकरण बना DsP2। क्या संकरण बनाना? DsP2। और DsP2 संकरण की ज्यामिति क्या होती है? इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है भाई। ये लो, ठीक, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक, वेरी गुड। अब देखो, ये हो गया। PTCl4 और देख लेते हैं, फिर 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। इसको उतार लेना है ना। चलो देखो, अब किसकी बात करते हैं अपन? PTCl4 की। तो जो PT होता है ना, PT, उसका विन्यास होता था 4d10 5s0। तो अब कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4d8 5s, सॉरी 6 होता है ये तो, है ना, 6d, सॉरी 5d और 6s, है ना। अब Cl एक दुर्बल लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। फिर भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। क्यों? क्योंकि धातु किसकी आ गई? अब की बार 5d की आ गई। धातु किसकी आ गई? 5d श्रेणी की आ गई, निकिल PD। ठीक है, निकिल PD धातु 5d की आ गई है। धातु किसकी आ गई है? 5d की आ गई है। तो अब की बार भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो एक Cl यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला काम में आपके पास नहीं आएगा। संकरण क्या बन जाएगा? DsP2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। इसकी नेचर होती थी ना NaCl4 की, पैरामैग्नेटिक होती थी, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। उसमें क्या थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। उसके लिए इसलिए उसकी प्रकृति कैसी थी? कैसी थी? पैरामैग्नेटिक। इसकी प्रकृति कैसी है? डायामैग्नेटिक। कैसा होता है ये? डायामैग्नेटिक। ये VBT पढ़ते हैं आप, ध्यान रखना, VBT में पढ़ते हैं। फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको, वो VBT में आप पढ़ लेते हो उसको, है ना। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका। ठीक है, बस ये 2- खत्म। अब फटाफट से 2 एग्जाम्पल और देख लो, कोबाल्ट वाले, जो आपको एक्सेप्शन लग रहे थे। ठीक है, कोबाल्ट NH3 का 6, 2+, कोबाल्ट H2O का 6, 3+। यहाँ पे कोबाल्ट +2 में है, उसका मतलब हो जाएगा D7
S0 3D7 4S0 बना लो। ठीक है, 3D 4S एंड 4P। एक लेना, चूंकि अमोनिया कोबाल्ट +2 के साथ दुर्बलीकरण की तरह व्यवहार करता है, दुर्बली होता है बस +3 के साथ क्या करता है, प्रबलीकरण की तरह व्यवहार करता है। कैसा लग रहा है हाथ? नहीं होगा तो मत होने दो, हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। जाता तो कुछ नहीं है सर, फिर भी लोग अच्छा नहीं बताते कि आपको था, आपके सामने ऐसा कुछ हो गया और आपने कुछ किया ही नहीं। 3D 4S 4P 4D कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड हैं सर। चिपकाओ खाली कक्षक, देखो 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड धातु के साथ, NH3 ठीक है भाई। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, S 3P और 2D, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। और ये कौन सा बना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि इसमें बाहर वाला डी भाग ले रहे हैं। और इसको क्या कहते हो आप, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेचर कैसी है इसकी, पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है ये, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बना लो फोटो इसकी। ये 6 अमोनिया चिपका देना इधर, है ना। इधर 2+ कर देना। अब उधर वाला तो खुद कर लोगे। कोबाल्ट +3 है, क्या आ जाएगा, D6 3D6 4S0। क्योंकि कोबाल्ट +3 के साथ NH3 सॉरी S2O, बात एक ही है, NH ले लो S2 ले लो, है ना। S2O प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। चाहो तो NH3 लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। व्यवहार करता है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। ठीक है भाई। तो क्या दिखेगा आपको, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये लो, थ्री डी 4S 4P 4D लिगेंड 6 हैं, खाली दिख गए उनको, तो उनका तो काम ही खाली देखना है। जैसे ही खाली देखा, चिपका दिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खाली कक्षक में। वो धातु को बोलते हैं खुश रहो तुम खुश रहो, हम चले। हाइब्रिडाइजेशन देखो भाई, D2sp3 हो रहा है क्या, 2D 1s 3p D2sp3, ज्योमेट्री क्या, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन को देख के पता लग रहा है कि आंतरिक डी कक्षक अंदर वाले डी भाग ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हो, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक
ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। और क्या बोला जाता है इसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। भैया मैं बाद में बताऊंगा कभी मौका मिलेगा तो कि लो स्पिन क्यों बोलते हैं इसको, उसको हाई स्पिन क्यों बोलते हैं। ये डिटेल से पढ़ते हैं, आपके लेवल पे है नहीं, लेकिन कभी देखते हैं, मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे उसको। तो ये समझ में मैंने बता दिया। वैसे वीबीटी का पार्ट आप चाहो तो उसको वीबीटी में पढ़ सकते हो। ये जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया ना आपको, इसको चाहो तो वीबीटी में आप पढ़ सकते हो। इसकी नेचर बताओ। फोटो तो इसकी भी बनाई लो सर, बाकी रही फोटो लो, बना लो रे। सर का क्या जाता है, सर का समय जाता है। बॉन्ड ऑक्सीजन से बनता है, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे +3 दिखा देना ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। नेचर बताओ इसकी। डायामैग्नेटिक कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। बताओ कलर शो करेगा कि नहीं करेगा? ये कलरलेस होगा, ये कलर्ड होगा। ये तो कैसा होगा? कलर्ड, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा होगा? कलरलेस। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। बैठ गया दिमाग में? चलो तो फिर लास्ट क्वेश्चन लिख लो। एक तो देखो, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले मुझे बताओ। कॉपर +1 है और एक कॉपर +2 है। नाम बता सकते हो दोनों का? सर ऊपर वाले को बोलते हैं क्यूप्रस आयन, नीचे वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। जिसने भी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। क्यों है? क्यों है बताओ? अरे मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर धातु अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तो उसके नाम के अंत में इक लगाते हैं, और अगर कोई धातु अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं, OUS, अस। तो यहाँ पे कॉपर 2 ही ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, +1 और +2। +2 अधिकतम है इसलिए क्यूप्रिक इक लगा दिया, और +1 न्यूनतम है इसलिए अस लगा दिया, क्यूप्रस। अब लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि Cu+1 और Cu+2 में कौन ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो लिखेंगे हम अगर आ सकता है तो। क्वेश्चन लिख लो, Cu+1 व Cu+2 में कौन ज़्यादा स्थायी होता है और क्यों? Cu+1 क्या कहोगे? क्यूप्रस, क्यूप्रस आयन, व Cu+2 क्यूप्रिक। क्यूप्रिक आयन में कौन अधिक स्थायी है? कौन अधिक स्थायी है और क्यों? एक बार समझना भैया, आप बाद में लिख लेंगे आंसर। अगर कॉपर +1 की बात करते हो आप, तो ये क्या होता है? 3d10 4s0। ठीक है, अगर यहाँ पे CFS निकालते हो आप, इसकी CFS आप निकालने जाते हो तो वो आती है 0। कैसे? ऐसे। कैसे कैलकुलेट करते हो? अरे पहले मैंने बताया हुआ है। अरे ऊपर वालों को बोलते हैं +3/5 del O, नीचे वाला कितनी होती है? -2/5 del O। ठीक है, आप CFS निकालते हो, -0.4 × n × T2g +0.6 × n × Eg। तो -0.4 × T2g में है 6 इलेक्ट्रॉन, +0.6 × Eg में है 4 इलेक्ट्रॉन, -2.4 +2.4 कितना आ गया? 0 आ गया। इसकी CFS कितनी होगी? 0। अगर आप कॉपर +2 की बात करते हो तो विन्यास क्या आएगा? 3d9 4s0। यहाँ पे आप कह दोगे जो CFS है वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ होगी, तो इसलिए ज़्यादा स्थायी होना चाहिए। हम ऐसा ही तो सोचते चलते हैं, हम ऐसा ही तो सोच के चलते हैं। तो 2 टाइप से आंसर मिल जाएगा इसका। इसका आंसर
2 टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके जब आप CFSE कैलकुलेट करने गए तो माइनस का 0.4 इंटू 6 प्लस का 0.6 इंटू 3, माइनस का 2.4 प्लस का 1.8, माइनस का 0.6 डेल ओ, ये क्या आएगा इसकी CFSE आ चुकी है। उतार लेना इसको तो, पर इसकी जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं वो लिख लो, आप लिख लो, लिखना। कॉपर प्लस 2 जलीय विलयन में, कॉपर प्लस 2 जलीय विलयन में, जलीय विलयन में ध्यान रखना किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। हिंदी में लिख लो। जलीय विलयन में है ना, कॉपर प्लस 2 जलीय विलयन में कॉपर प्लस 1 की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कॉपर प्लस 2 के लिए इसके आयन ऊर्जा की तुलना में, क्योंकि कॉपर प्लस 2 के लिए इसके आयन ऊर्जा की तुलना में इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसकी आयन ऊर्जा की तुलना में इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, कॉपर प्लस 2 की का, ठीक है, अधिक होता है। इसी कारण कॉपर प्लस 2 जलीय विलयन में अधिक स्थायी होता है। किसमें, जलीय विलयन में अधिक स्थायी होता है। अगले लेना, कॉपर प्लस 1 असमानुपातन द्वारा, कॉपर प्लस 1 असमानुपातन द्वारा कॉपर प्लस 2 असमानुपातन द्वारा कॉपर प्लस 2 वह कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। 2 कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2 प्लस का कॉपर, ये क्या हो रहा है, ये है असमानुपातन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए क्या होती है? अरे जिसमें खुदगाई तो ऑक्सीकरण हो और खुदगाई क्या हो, अपचयन हो। समझ लो कैसे, प्लस 1 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे प्लस 1 से कहाँ जा रहा है, प्लस 2 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कॉपर का खुदगाई ऑक्सीकरण हो रहा है और खुदगाई क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो शो करते हैं जिसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है ना, वही ऑक्सीकरण अवस्था क्या शो करती है, असमानुपातन अभिक्रिया। और असमानुपातन अभिक्रिया के द्वारा क्या करती है, अपने से कम और अपने से ज़्यादा वाली ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ ही हमारा डी ब्लॉक चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।